साहब, लेट्स गो. प्लीज़ फास्टन योर सीट बेल्ट. आई टेक यू टू जनाब समीउल्लाह मलिक साहब. समीउल्लाह मलिक साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं. सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इंतज़ार कर लिया, आप हमारे साथ शामिल हुए. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. हय्यकुल्लाह बारकल्लाह फीक. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस. सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, पाकिस्तान की बजाय मेरा ख़्याल है हम बांग्लादेश को डिस्कस कर लें. मैंने ज़ाहिर चंद एक हाइलाइट्स तो शेयर कर ही दी. बांग्लादेश में ज़ाहिर है जिस तरह से एकदम से हुआ और नौजवान नस्ल ये तब्दीली लेके आए हैं और उन्होंने अपने हक़ के लिए सही मानों में लड़ा और कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने दिया. और ऐसी कमाल की फ़ौज है, उसने इनकार किया कि हम अपने जवानों के ऊपर गोली सामने से नहीं चलाएंगे, मगर उन्होंने गवर्नमेंट चेंज करने का कहा. और जब गवर्नमेंट चेंज होने की भी बात की तो जहाँ पे वो अपनी केयर टेकर गवर्नमेंट लाना चाहते थे तो स्टूडेंट्स ने जिस बंदे के बारे में कहा वो उस बंदे को उन्होंने केयर टेकर गवर्नमेंट दी. व्हाट अ ग्रेट एग्जाम्पल इट इज़. क्या फरमाएंगे आप इसके बारे में? औज़ु बिल्लाहि इस्मिल अलीम मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. करोड़ों हम्द व सना रब ताला की ज़ात गिरामी पर और करोड़ों दुरूद खादिम नबी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर. अम्मा बाद, इसमें तो कोई शक नहीं आपका जो आपने अपने इंटरव्यू में कहा है कि एक लड़का था, नौजवान लड़का, जिसने इस सारी बस को ड्राइव किया और बड़े खूबसूरत अंदाज से ऐसे ड्राइव किया कि रास्ते में उसने अपने साथियों की लाशें भी उठाई, बहुत सा नुकसान भी उठाया, लेकिन वो जमे रहे, डटे रहे और अपना जो पहले दिन का उनका स्टांस था वो आखिर दिन तक रहा. और वाकई जब उनको दरमियान में उनको मारने की कोशिश भी की गई, वो छुपता भी रहा, उसके साथियों को मार दिया गया और बड़े ब्रूटली तरीके से मारा गया, मतलब वहाँ पे. और अभी आज ही ये इतला मिली है कि तकरीबन को 750 आदमी को मार दिया गया. मैं तो सुन के तादाद का नंबर सुन के मैं घबरा गया. मुझे ये खास एक बंगाली कॉरेस्पॉन्डेंट है हमारे वहाँ पे, उन्होंने मुझे ये बात बताई. मेरी उनसे आज बात हुई कोई 1 घंटा पहले. तो उन्होंने कहा कि अभी ये नंबर सामने नहीं आ रहा, लेकिन ये अभी तक नंबर जो है 300 के करीब आ रहा है, लेकिन 750 करीब लोग आ रहे हैं, क्योंकि लोग अब आ रहे हैं, जिनके लोग मारे गए हैं वो आ रहे हैं. कुछ हॉस्पिटल से लाशें जो है बरामद हुई है. अब आता हूँ उस तरफ. उन्होंने आपको पता है कि बांग्लादेश के एक बहुत बड़े फिलोसफर भी हैं, थिंकर भी हैं, और उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया था, यूनुस उनका नाम था, और उनको नोबेल प्राइज भी मिला. उन्होंने गरीबों को वो ऊपर उठाने के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया था जो अब भी कामयाबी से चल रहा है. अपनी ईमानदारी के मामले से मशहूर है वो. लेकिन अब ये इन्होंने फौरी तौर पे उसको तो नाम दिया, उसको नाम ले भी लिया, इसमें कोई शक नहीं. उन्होंने कुछ और लोगों को नाम लिए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, इनको लाइए, ये बाकी यूनुस साहब जो है वो अपने आके कैबिनेट बनाएंगे, क्या करेंगे वो नहीं. क्योंकि मोस्टली बांग्लादेश के लोगों का उन पर एतमाद है, और क्योंकि वो एक अरसा दराज से पिछले कोई 20 साल से वो गरीबों के अंदर काम कर रहे, 25 साल से लोगों का उन पर बड़ा एतमाद है, इसलिए लोगों ने जो है अब. लेकिन आज भी वो कह रहे हैं कि अभी हंगामे खत्म नहीं हुए, अभी भी कहीं कहीं हंगामे चल रहे हैं, और उनको मना किया जा रहा है कि आप ऐसा ना करें. और जहां तक ताल्लुक है, यदि ये क्यों हो गया, ये अचानक नहीं हुआ, यानी बरसों लगते हैं हादसे को तैयार होते हुए, मतलब काफी अरसे से ही काम चल रहा था. और आप ये देख लें कि ये वही सीना वाजिश का आपने कहा, वाकई सही दुरुस्त कहा आपने इंटरव्यू में कि हिंदुस्तान की बड़ी सपोर्ट थी इसको. अगर आपको याद हो तो आज से सिर्फ 6 साल पहले जो फौज के अंदर एक बहुत बड़ा कू हुआ था, और फौज के अंदर आपको याद होगा कि बांग्लादेश की मतलब 4 बड़ी जो मेस थी, उसके अंदर ब्रूटली फौजियों बंगाली फौजियों को मार दिया गया. उसके पीछे बिल्कुल रॉ का हाथ था. ये बकायदा तौर पर एक किताब भी शाया हुई, उस किताब के अंदर बकायदा तौर पर उनका नाम भी आई, पूरी साज भी आई. उस किताब को बैन कर दिया गया, लेकिन वो किताब आज भी मौजूद है, बरतानिया में किताब मिलती है. कहने से मुराद ये है कि लोग इसके अंदर तंग थे. फिर इन्होंने ये किया हुआ था कि इन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी के जो लोग थे उनकी औलादों को उन्होंने कोटा दे रखा था. अब उनको पोता पोती को कोटा दिया जा रहा था, और 15% कोटा दिया जा रहा था, जबकि वो कहते थे कि भाई आप इस यहाँ पे एक मेरिट का निज़ाम कायम करें ताकि मेरिट पे लोग आए. बहुत से लोग जो ऐसे हैं जिनको मेरिट पे नहीं मिलता, यानी मसला यहाँ से शुरू हुआ. इससे बढ़ते बढ़ते फिर लोगों की महरूमियत सामने आ जाती हैं फिर, और सारी महरूमियत सामने आ गई. और ये भी पता चला, ये भी मैं आज ही एक आर्टिकल पढ़ रहा था, वो एक बंगाली है डॉक्टर अख्तर ईमान, उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा कि बाकायदा तौर पे सीना वाजिद ने बांग्लादेश की तरक्की का एक मसनूई गुब्बारा बनाया जो कि फट गया. हालांकि ऐसी बात नहीं है, जो तरक्की बताई जा रही है, उसका GDP रेट बताया जा रहा है, वो चीज़ें बताई जा रही है, ये बाकायदा तौर पर हिंदुस्तान की ताउन के साथ ये सारा
सिलसिला चलाया जा रहा था ताकि हसीना वाजिद को प्रमोट किया जाए, क्योंकि हसीना वाजिद को बड़ी सख्त अशद जरूरत थी हिंदुस्तान की। और क्योंकि अब तो ये सर हसीना गुब्बारा वाजिद, तो नहीं था, गुब्बारा तो नहीं था, बांग्लादेश ने तरक्की तो की है। मैं आपको उस आर्टिकल का जिक्र कर रहा हूं। मैं अगर आप कहेंगे तो आर्टिकल मैं आपको भेज देता नहीं हूँ, नहीं, उन्होंने मगर पहलू वो कहा। तो लिखने वाले जो भी लिखे, मगर भारत, बांग्लादेश पर के उन्होंने कहा नंबर्स कि कुछ फिर और उन्होंने उसकी मिसालें भी दी। उसने कहा कि आज भी सऊदी अरब में जो हमारे बंगाली जा रहे हैं वो उसी पुरानी खां पे जा रहे हैं, 600-500 रियाल पे जा रहे हैं, जबकि उसके मुकाबले और लोगों के जो, उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया कि पाकिस्तान का वही आदमी जो काम करता है वो 1200 रियाल लेता है, और बंगाली वही पा सकता है। अगर मशीद ठीक हो गई होती तो आज बंगाली आज फिर से दोबारा 500 रियाल पे वहां पे ना जाता। ये मैं उस मजमून का एक जो आउटलाइन है वो आपके सामने रख रहा हूं। मतलब मैं आपको बताना मकसूद मेरा ये है कि लोगों की जो महरूमियत थी वो महरूमियत की वजह बनी। और आपको पता है कि जब महरूमियत वजह बनती हैं तो उसके बाद फिर ऐसे ही हादसे होते हैं जैसे सीने के साथ हुआ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इससे बेशतर इसके कि हम इस तरफ को निकलते हैं, इसका बराह मैं जैसे कह रही थी कि ये शौक़ था बहुत बड़ा अमेरिका के लिए जब वो निकला था अफ़गानिस्तान से। इंडिया के लिए बहुत बड़ा शौक़ है कि हसीना वाजिद को जिस हिसाब से निकाला गया है, बिकॉज़ ये बहुत बड़ी शील्ड थी, क्योंकि हिंदुस्तान में भी तरक्की के लिहाज से दुनिया का तीसरा इस वक्त मुल्क है, और बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि शायद ये चाइना को भी बीट कर जाए। बट ज़ाहिर है वहाँ पे वक्त बदलते के साथ 21वीं सदी में लोग जैसे अपना सर उठा रहे हैं, लोगों में होश आ रहा है, आज़ादी की ख्वाहिश पैदा हो रही है। तो बांग्लादेश और हिंदुस्तान के दरमियान की बेशुमार स्टेट्स हैं जहाँ पे शोरश का ख़याल किया जाता है या लोगों की बगावत का ख़याल भी किया जाता है। और हसीना वाजिद जो थी वो बहुत बड़ी सपोर्ट थी हिंदुस्तान की उन इलाक़ों में। क्या फरमाएंगे इसके बारे में कि इट्स अ ग्रेट शॉक फॉर, ये देखिए साहब, आप वेस्ट बंगाल बांग्लादेश है, आप आ जाएं यहाँ पे तो ये इर्द गिर्द की जो रियासतें थी वहाँ पर हिंदुस्तान में भी अनरेस्ट पाया जाता है। तो क्या फरमाएंगे इसके बारे में? बहुत अच्छा सवाल किया, बड़ा खूब सवाल किया। बात यह है कि आपका सबसे बड़ी बात यह है कि इस जब मैं आपको बताऊं कि अब सब आदमी जो है ना, अब मोदी साहब ने जो हंगामी तौर पर एक मीटिंग बुलाई, और मीटिंग बुलाने के बाद उन्होंने फौरी तौर पे अभी जो बांग्लादेश में अभी अनरेस्ट हुआ ही था, और हसीना वाजिद जो थी वो अभी हेलीकॉप्टर बैठ के हिंदुस्तान की तरफ रुख मोड़ा था कि फौरी तौर पर हिंदुस्तान के चांस के ऊपर जो शोर बच गया, शुरू हो गया कि सारा काम आई से निकलवाया है। ये सारा मामला बगैर किसी सबूत के, अभी तक कोई सबूत सामने आया नहीं। बहरहाल इस बहस में पड़े बगैर मैं आपको बताना चाहता हूँ, मसला ये है कि बांग्लादेश, मैंने जैसे आपसे कहा कि महरूमियत जो है ना उसके बाद फिर और सी बातें देखी जाती हैं। आप ये देखिए, इस सबसे बड़ी बात यह है कि सी पैक हमारा जो है पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, तो हम अब जानते हैं कौन सी ताकतें जो पाकिस्तान को दबाव में लाके बैठी हुई हैं, और कौन सी ताकतें हैं जो कि हिंदुस्तान को भी इस्तेमाल कर रही हैं। आप इस सिलसिले में एक बात करके मैं आपको इसके साथ जोड़ना चाहता हूं, वो ये है कि अभी जब बर्फ पिघली लद्दाख के अंदर, तो जब हिंदुस्तान की अब जो होता है, जब बहुत बर्फ पड़ जाती है तो चाइना और हिंदुस्तान की फौजें वापस पीछे रेयर जो इनके कैंप्स होते हैं वहां पे चली जाती हैं। और लेकिन जो ही बर्फ पिघली तो जब ये निकले आगे आए तो पता चला कि वहां पे तकरीबन 249 मील जो है चाइना जो आगे आ चुका है, और जो तीन उसके जो पोस्टें थी बड़ी उस पर चाइना ने बकाया तौर पर पक्के बैंकर बनाने शुरू किए हुए थे, जिसकी वजह से फिर उन्होंने जंग की वो नौबत नहीं आई जो 2 साल पहले नौबत आई थी जंग की, और पीछे के पीछे रह गए क्योंकि वो रास्ते सारे बंद थे। अब हिंदुस्तान जो है वो पोस्टें ऊपर हैं, हिंदुस्तान की फौज नीचे है, इसलिए हिंदुस्तान ने ये भी सोचा कि जंगी तौर पर नुकसान होगा। लेकिन ये बात बड़ी खामोशी से हिंदुस्तान पी गया, किसी को बताया तक नहीं, और चाइना को तो बताने की जरूरत ही नहीं, आपको पता चाइना को बात करता नहीं है। लेकिन मैं इस बात को ये जोड़ना चाहता हूँ, देखिए इस सारे मामले में पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है, अमेरिका का नाम लिया जा रहा है, हिंदुस्तान का नाम लिया आपस में किया जा रहा है, लेकिन चाइना का कहीं नाम नहीं लिया जा रहा, और चाइना का नाम कहीं नहीं आ रहा। मेरे पास भी कोई ऐसी कोई बहुत धमाकेदार खबर नहीं है, लेकिन मैं क्यास के तौर पर जो आपसे बात करना चाहता हूँ, ये सुनिए। बात यह है कि एक तरफ चाइना ने क्या किया है कि अपने चाइना का मकसद जो है एग्रेशन नहीं है किसी मुल्कों के अंदर, उसका काम तजारती मंडियों में मतलब अपना रसूख बढ़ाना है। जैसे आपने अभी इंट्रो में कहा कि चाइना की जो तरक्की है वो दुनिया को खा रही है, और दुनिया जो है इसके मुखालिफ बनी हुई है, और लाजमी बात है कि अमेरिका की उसके साथ जंग है। और अभी आपने कहा डॉलर का भी मुआवजा किया दूसरी करेंसियों के साथ, इसमें वाकई डॉलर की वो अभी वो आपको याद होगा
मैं आपको दूर नहीं लेके जाता, सिर्फ 4 साल पहले 2020 के अंदर बाकायदा तौर पे एक रिपोर्ट आई थी, उसकी कॉपी, जिसमें कहा गया था कि अमेरिका बगैर कोई कारोबार किए रोज के $239 मिलियन कमा रहा है, रोज के $239 मिलियन, सिर्फ के लोग उसका डॉलर में कारोबार करते हैं। सारी दुनिया का कारोबार जो डॉलर्स में है, एलसी डॉलर्स में खुलती है, और उसका जो बैंक ऑफ न्यूयॉर्क जो है उसमें उसका जो कमीशन बनता है $239 मिलियन बनता है। इसलिए अमेरिका की एक बड़ी एक जायद एक आमदन थी। अब वो सबसे पहले आप देखिए, दो मुल्कों ने उसका जब कोशिश की, मतलब उसमें लीबिया था, लीबिया ने कहा कि मैं अपने तेल की जो है कमाई जो है मैं उस सोने के सिक्कों में लूंगा, मैं डॉलर में लूंगा। उसका क्या हाल कर दिया जिसने भी ये किया, उसने किया। लेकिन चाइना ने फौरी तौर पर बार्टर सिस्टम शुरू कर दिया। चाइना ने पहले बार्टर सिस्टम शुरू किया, बाद में फिर उसने अपने युआन को मैदान में ले आया, और आज वही अमेरिका जो है, आज से 1 महीना पहले की बात कर रहा हूं मैं, जुलाई की बात कर रहा हूं, 10 जुलाई की बात कर रहा हूं। जुलाई की रिपोर्ट जो है बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, उसने कहा कि हमारी वो आमदनी जो कि 239 मिलियन पाउंड रोज की 200 मिलियन, वो कम होके 67 मिलियन मिल जाएगी। अब देखिए कितना बड़ा फर्क आया है। ये मैं को अमेरिकन रिपोर्ट बता रहा हूं आपको। अब इस चीज को मदद रखते हुए देखिए कि अब उससे चीन ने क्या किया है कि अपनी कारोबारी मंडी को करने के लिए उसने जब अपने काम किए, उसने नेपाल के साथ बड़े अच्छे तलका बनाया। उसने श्रीलंका के अंदर अपनी जो पोर्ट्स हैं वो खरीद कर लीज पे ले रखी, 100 साल की लीज पे उसके पास मौजूद है। नेपाल के अंदर उसकी मंडी शुरू हो चुकी है। भूटान के साथ उसके ताल्लुकात है, जो अभी आप नक्शा दिखा रही थी। और इसके साथ ये देखें कि त्रिपुरा जो है, मतलब हिंदुस्तान का जो इलाका, वहां भी जो है वो ज्यादा जो है बड़ी कश्मकश हो रही है। हिंदुस्तान के अपना अखबार जो है वो ये बताते हैं कि इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर 26 सेपरेटिस्ट जो है तंजीमें काम कर रही हैं, और उसमें 4 तंजीमें तो ऐसी हैं जिनका बाकायदा कोई रास्तों पे कब्जा है बाकायदा तौर पे, और वहां से जो हिंदुस्तान की जो रेल गुजरती है बाकायदा तौर पे, वो हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है वो उस रेल का उन्हें खराज देती है, तो फिर ट्रेन गुजरती है। ये बाकायदा तौर पे हिंदुस्तान के अखबार की मैं आपसे बात कर, हिंदू अखबार जो कि बाकायदा तौर पे हुकूमत का अखबार है, बीजेपी का अखबार है, उसका जो उसमें लिखा है पाल काठरे जो है, जो उसका जो मुसन्निफ है उसने लिखा है बाकायदा तौर पर। अब आप ये देखिए, ये सारी चीजें जो है चीन अपनी तैयार को महफूज कर रहा है। ये जो लद्दाख में आया है, अगर आपको नक्शा देखे, अगर आप वो भी नक्शा दिखा सके तो आप देखें, तो जो सी पैक हमारा जो चीन से शुरू होता है वो गिलगित बल्तिस्तान के जरिए आता है, और ये वो इलाका है लद्दाख का जो कि डायरेक्ट जो है लद्दाख, ये इलाका वो पोस्ट है जो कि बाकायदा तौर पर सी पैक को हिट कर रही थी। और इस बात का खदशा था कि खुदा न खास्ता अगर कोई कल कड़ा कोई हिंदुस्तान अटैक करता है तो सी पैक को नुकसान हो सकता है। और ये ज़हन में रखिए कि चीन की एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट है सी पैक के ऊपर, और फिर सी पैक जो है वो कनेक्ट होगा वन रोड वन बेल्ट के साथ, और वन रोड वन बेल्ट के ऊपर चीन का जो है 5000 बिलियन का तखमीना है, $5000 बिलियन का। वो उसके जरिए सी पैक जो है वो उसको लिंक करेगा वन रोड वन बेल्ट को, और उधर जो आ जाएगी यही सी पैक जो है ये बकायदा तौर पे इसको साथ जाएगा चाबहार में। ईरान ने चाबहार के अंदर जो है, पहले आपको याद होगा कि हिंदुस्तान उसमें बहुत, ईरान और हिंदुस्तान का बड़ा आपस में वादे हुए थे चाबहार की, लेकिन जो ही ईरान की चाइना की आमद हुई, चाइना ने $460 बिलियन के उससे वादे किए ईरान के साथ, और चाबहार की बंदरगाह भी उसके पास है। सिर्फ यही नहीं, ईरान के साथ उसका ये वादा भी हुआ कि बाकायदा तौर पर अगर हमारे इस प्रोजेक्ट को खतरा हुआ तो चीन अपनी फौजें भी उतार सकता है, और 10,000 फौजी चीन जो है ला सकता है। ये मामले के अंदर शामिल है, जो कि इंटरनेशनल अखबार में ये चीजें आ चुकी हैं। अब ये देखिए, इसके साथ साथ चीन ने यही काम यहां पे खत्म नहीं किया। ईरान के अंदर और सऊदी अरब के अंदर जो आपको पता है कि यमन के मामले में बड़ी सख्त जंग चल रही थी, बड़ा खर्च हो रहा था, और खर्च किसका हो रहा था? इन दोनों मुल्कों का। असला कहां से आ रहा था? अमेरिका का असला आ रहा था। और अमेरिका के दो जो सबसे बड़े काम, जो काम पैसे कमाने वाले जो है, जो ताकतें हैं जो कि अमेरिकन हुकूमतों पर असरअंदाज होती हैं, वो एक तो असला साजी कंपनी है, दूसरी फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ये दो ऐसी कंपनियां जो जिनके हाथ में अमेरिका की तकदीर हफ्त रहती है। अब जब ये जंग खत्म हो गई, तो उसका वो अमेरिका को ये भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ कि ये क्या हो गया कि इस मामले में। अब चीन, मैं आपको बता, फिर चीन ने यही नहीं किया, बल्कि सऊदी अरब ने चीन के साथ एक और वादे हुए। अब $260 बिलियन की ट्रेन जो का प्रोजेक्ट है सऊदी अरब के साथ, जिसके पे एक साल से काम शुरू है, बकायदा तौर पर लाइन बिछाई जा रही है। ईरान के साथ भी काम शुरू है। ईरान के जरिए जो है वो ऋषि स्टेट्स की तरफ मतलब रास्ता बन चुका है, जो ऋषि की स्टेट्स है। इधर अफगानिस्तान के साथ भी उसका चीन ने कर लिया है। तो गोया अगर आप ये देखें, अच्छा हुआ आपने अपना नक्शा दे दिया। अब चीन ने बाकायदा तौर पे सी पैक के जरिए जो है सारी दुनिया को अक्वायर करना शुरू किया हुआ है।
अब देखना यह है जो बांग्लादेश इसके चीन बावजूद कोशिश के बांग्लादेश जो था वो चीन के करीब नहीं आ रहा था। उसकी वजह से ये थी कि इंडिया जो था वो इसके ऊपर पूरी तरह हावी था, और जो हसीना वाले थी इसने 3 दफा चीन जाने की कोशिश भी की, लेकिन चीन ये नहीं जा सके। इसके बाद लेकिन चीन जो है वो कभी भी, आपको पता है, चीन कभी भी कुछ सख्त मिजाज नहीं दिखाता, कोई ऐसा बयान नहीं देता, कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं देता जिससे दुनिया का कान खड़े हो जाए, लेकिन वो खामोशी से अपना काम करता रहता है, और अपना काम वही करता है जिसके वो पूरी तरह अपनी पूरी वर्कआउट करके अपना वो काम करता है। तो इस हवाले से मैंने आपसे जिक्र किया, जो मैंने शुरू में कहा, कोई चीन का नाम नहीं लेता है, लेकिन चीन के जो मफादत उस इलाके में है इसके बारे में आपको गौर करना होगा। हो सकता है अगले चंद दिन के बाद। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया, आपने चाइना को बड़ी डिटेल से बताया। सर अमेरिका की तारीख़ है कि अमेरिका अपना गुस्सा भूलता नहीं है। आज तक पाकिस्तान अमेरिका की मुट्ठी में है। आप मुख्तलिफ़ किताबों में भी पढ़ लें जिसमें ये कहा गया कि अमेरिका ने पॉलिटिशियन से बात करना भी मुनासिब नहीं समझा, उन्होंने एक ही ताकतवर शख्सियत से बात किया और उन्होंने वो करवा लिया जो वो चाहते थे। हिंदुस्तान ने हमेशा अपना स्टैंस पे रहा, अपने मकसद के ऊपर खड़ा रहा। अभी भी आप देखिएगा, जबकि पूरी दुनिया में अमेरिका ने रशिया के ऊपर बेशुमार सैंक्शंस लगाई, मगर हिंदुस्तान ने हालांकि ठीक ठाक दुश्मनी है चाइना के साथ भी, मगर उन्होंने कारोबार भी चाइना के साथ टिका के हिंदुस्तान ने नरेंद्र मोदी के ज़माने में किया, और उन्होंने टिका के तेल भी, रिकॉर्ड तेल लिया है रशिया से। हालांकि वही तेल उन्होंने लेने के बाद मगरिब को भी बेचा है। अब रिसेंटली मैं एक आर्टिकल का आपको रेफरेंस देती हूँ कि आपके जो नरेंद्र मोदी साहब हैं वो मुलाकात हुई, व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात हुई, और उस मुलाकात के फ़ौरन बाद ये अमेरिका थोड़ा खफा था इस पे। उसके फ़ौरन बाद नरेंद्र मोदी साहब ने यूक्रेन का विज़िट किया था और ज़ेलेंस्की साहब, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से उन्होंने मुलाकात की थी, जिस पे आरटी ने बहुत लंबा आर्टिकल लिखा था कि मतलब मीटिंग विद द बिग ब्रदर एंड राइट आफ्टर दैट गोइंग टू यूक्रेन, व्हाट डज़ इट मीन। ये आरटी पे पूरा आर्टिकल था। अमेरिका, हालांकि बड़ा अमेरिका ने हिंदुस्तान को माइल करने की भी कोशिश की, ब्रिक्स का मेंबर भी बनाया, हर जो ग्रुप उस इलाके में डेवलप किया। हिंदुस्तान इज़ द मेन पिलर इन एवरी क्वाड्स के, हिंदुस्तान इज़ अ पिलर। अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ब्रिक्स की बात कर लें या जिस की भी आप बात कर लें, मगर हिंदुस्तान ने अपने ताल्लुकात रशिया से नहीं किए, और अमेरिका अपनी खुफगी को भूलता नहीं है। अमेरिका के लिए द बिगेस्ट, और मैं ये भी एक आर्टिकल का ही आपको रेफरेंस देती हूँ जिसमें अमेरिका के लिए 2 थ्रेट्स हैं। द मेन थ्रेट, अमेरिका ने ये कहा था कि वी विल डील विद द चाइना, वेयर एज बरतानिया और बाकी लोगों ने जिसको डील करना है उसका जिक्र था रशिया एंड चाइना। दीज आर द 2 मेन थ्रेट्स। आपने अभी जब जिक्र किया है बांग्लादेश के हवाले से, ये तो हमारी बड़ाई है कि हमारी आईएसआई बड़ी मजबूत है कि हर आदमी हमारा जिक्र करता है कि जी अपना आप तो सांभया नहीं जा रहा, इन भी उन्होंने तोड़े है, ये भी, और इसमें कोई शक नहीं हमारा इदारा बड़ा बेहतरीन है। मगर यहाँ पर CIA प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वाइटल रोल। अगर आप इलेक्शंस के बारे में बात करें, इस दुनिया में, इस 2024 में दुनिया में सबसे ज़्यादा इलेक्शंस हुए हैं, मगर किसी इलेक्शन के बारे में अमेरिका ने इतना खुल के बात नहीं की कि ये अनफेयर या रिग्ड इलेक्शंस थे, वेयर एज बांग्लादेश के बारे में उन्होंने ये बयान दिया था। आप ये भी समझ सकते हैं कि शायद हिंदुस्तान के हाथ के ऊपर चपेड़ मारी हो कि भाई हाँ भाई बाज आ जा, नहीं तो तेरी स्टेट्स के बीच में बलवा करवाएंगे। अब हम बात ये है कि आपने अपने इंटरव्यू में कई सवाल जो है, एक ही सवाल है सर मेरा, तो सिर्फ एक ही सवाल है। चाइना को आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मगर मैंने वो बैकग्राउंड बताते हुए आपसे बात की है कि CIA विल नॉट फॉरगिव इट वेरी इजीली। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये तो आप भी, मैं भी, हम सब जानते हैं कि इस वक्त अमेरिका और उसके जो चंद इत्तेहादी हैं वो पूरी तरह इस कोशिश में है कि चीन को कॉर्नर किया जाए। चीन को जो तजारती तौर पे चीन जो अपने पांव फैला रहा है, अपने पर फैला रहा है, इसको रोका जाए। अब ये देखिए कि बांग्लादेश तो इस मामले में उनकी मदद कर रहा है, बांग्लादेश चीन के साथ जा नहीं रहा।
होना तो ये चाहिए ना, ये तो अमेरिका ही का अमेरिका की इनडायरेक्टली अमेरिका ही की मदद हो रही है, उसकी मदद नहीं हो रही, मतलब नहीं सर, अमेरिका देखिए बांग्लादेश डिपेंड करता, बांग्लादेश, मैं एक मिनट मैं सिर्फ वजाहत कर दूं, बांग्लादेश हिंदुस्तान के कंधों के ऊपर और नरेंद्र मोदी साहब, और नरेंद्र मोदी साहब ज़ाहिर है रशिया को अगर सपोर्ट करते हैं, मगर अमेरिका को इंडिया की फुल सपोर्ट चाहिए। देखिए, कौन नहीं जानता कि हिंदुस्तान को अमेरिका की पूरी सपोर्ट है, बहुत से मामलों में अमेरिका की सपोर्ट है। देखिए, आप दूर न जाए, और मैं एक पांडे शकला, एक और जो उन्होंने जो उसका मुझे फिर दोबारा एक रेफरेंस देना पड़ गया है, उसने ये भी कहा है कि हमें, उसने दो फिक्रे बड़े बड़े मानीखेज लिखे हैं। उसने कहा वक्त आ गया है कि हिंदुस्तान को सोचना चाहिए कि अमेरिका जो है सबसे पहले अपने दोस्तों को कुर्बान करता है, और इसने सबसे पहले उसने कहा आपका पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, उसने उसकी कैसी कुर्बानी दी है, ये भी आपकी नजर में होनी चाहिए। ये उसने अपने आर्टिकल में लिखा है उसमें, और ये हकीकत, ये सच है। यानी अमेरिका जो है हमेशा सबसे पहले अपने दोस्तों की कुर्बानी करता है, अपने काम लेता है, उसमें करता है। लेकिन मैं आपको, मेरा जो स्टांस ये है वो ये है कि ये तो अमेरिका का सबसे बड़ा टारगेट तो यही चाइना है, उसका टारगेट, उसे कैसे टारगेट किया जाए। वो तमाम तरीके से चाइना को, जैसे आपने क्वाड का नाम लिया, इसमें कोई शक नहीं क्वाड को हिंदुस्तान में शामिल किया और हिंदुस्तान की जरूरत थी, लेकिन यह है कि हिंदुस्तान ने क्वाड के अंदर उतना गर्मजोशी से कदम नहीं रखा। उसे पता है कि मैं चाइना के साथ मुझे निपटना है, चाइना के साथ मेरा बॉर्डर मिलता है, ये मुझे ऐसा ना मुझे इस्तेमाल करके वो एक तरफ हो जाए। लेकिन हिंदुस्तान ने ये किया कि बड़ी चालाकी के साथ, बाहर उनकी अपनी पॉलिसी है, उन्होंने अमेरिका को इस्तेमाल किया, यूरोप को इस्तेमाल किया। वो अमेरिका के साथ उनका जो एटमी क्लब का मेंबर बन गया, वहां से उनको बहुत सी बरात भी नहीं अमेरिका के साथ, जो कि पाकिस्तान को नहीं है, किसी और मुल्क को नहीं है। अमेरिका यानी हिंदुस्तान इसराइल के बाद वहां दूसरा मुल्क है जिसको अमेरिका ने ये एक्सेस दिया है आर्मी, उसमें उस एटमी क्लब का जो मेंबर बनाया है उसको अपने खास तौर पे। और उसके बाद हिंदुस्तान को उसने नासर के अंदर बहुत बड़ा एक हिस्सा दिया है। ये सारी बातें, बांग्लादेश अगर हिंदुस्तान के सर पर चढ़ के कूद रहा है, तो अमेरिका भी, हिंदुस्तान भी तो अमेरिका के सर पर बैठे कूद रहा है ना। इसलिए इस मेरी समझ से ये बात अभी तक बाहर है। मैं कल आपकी बात दुरुस्त साबित हो सकती है, अमेरिका ने किया, लेकिन मैं इस मामले में अमेरिका को, मैं ये तो नहीं कहता कि अमेरिका बेखबर था, मैं ये नहीं कहता, लेकिन मेरे लिए अभी फिलहाल ये बात हजम करना मुश्किल है कि बांग्लादेश को अनरेस्ट उसने किया है। चलिए सर, अब यहाँ से मैं अपने घर की तरफ आना चाहती हूँ। आपका तजुर्बा बहुत ज़्यादा है, मैं ना तो अपने आप को, मैं तो सिर्फ एक आम पाकिस्तानी इंसान हूँ, और मुझे दुख होता है जब मैं ये देखती हूँ। ये बांग्लादेश के स्टूडेंट्स ने, अभी आपने भी इस चीज़ की आगाही दी कि कोटा सिस्टम, जिसमें मुक्ति बाहिनी और वो लोग जो लड़े थे बांग्लादेश बनाने के लिए, उनके लिए कोटा सिस्टम है। तो आम आदमी ने, बच्चे ने कहा मेरा क्या कसूर है, मैं पढ़ रहा हूँ और मैं और जॉब्स करता फिरता हूँ। वहाँ पे ये बच्चे खड़े हुए और उन्होंने बिल्कुल अपने सीने आगे करके सीने पे पुलिस से गोलियाँ भी खाईं। अगर मैं देखती हूँ तो दिस इज़ द फोर्थ कंट्री जो मुझे नज़र आता है, मेरी नॉलेज शायद कम हो, लीबिया के बाद श्रीलंका के बाद आज बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान का वाक़या ये वाला गुज़रा। पाकिस्तान का नौजवान 67% पाकिस्तान में यूथ है, और इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के रिज़ल्ट्स, टोटल जो रिज़ल्ट्स डिक्लेयर हुए, रिगिंग हुई, वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। बाज़ू का ट्रांसपेरेंसी भी बड़ा मानी रखती है, आप सीक्रेट रखें क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन में, मगर एक तरफ आप बैकडोर मीटिंग करते हैं और एक तरफ बाहर निकल के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। हमारा स्टैंस वही रहेगा जो हमारा तब था, दहशतगर्द है, ठीक। मगर अगर आपने अपनी यूथ को इग्नोर किया तो विच डायरेक्शन पाकिस्तान इज़ गोइंग? Will they be able to take a lesson from the neighboring countries or not? अब ये सवाल तो उनके लिए होना चाहिए जिनके लिए अब सवाल किया है। उस पर मेरा भी यही सवाल हो कि क्या वो इससे सबक हासिल करते हैं या नहीं करते। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान इस वक्त माशी तौर पे बड़ी ज़ुबू हाली है पाकिस्तान के अंदर, और सबसे बड़ा जो पाकिस्तान के अंदर मसला बना हुआ है वो बिजली के बिल हैं, जिन्होंने लोगों की चीखें निकाल दी हैं। हर रोज टीवी खोल के देखें तो लोग ये कहते हैं मेरे घर के किराए से कहीं ज्यादा, मैं किराए घर में रहता हूँ, मेरे किराए से, घर के किराए से ज्यादा मुझे बिजली का बिल आ गया है। दूर न जाए, खुद मेरे अपने जो
मेरे बेटे बेटियां जो पाकिस्तान में हैं, मतलब उनके मुझे जो फ़ोन मिलते हैं, तो जो मुझे वो बिल भेजते हैं, मतलब तो मैंने वो कहते हैं कि ये बिल आ गया हमें, हम ये तो हमने कभी इतनी बिजली जलाई नहीं। मतलब एक साल वो कह रहे थे कि मेरा बिजली का बिल इतना आया, मुझे यूँ लगता है कि सारा डिफेंस जो है ना वो मेरे घर से उसकी बिजली जा रही है। अब आप ये देखिए IPP के खिलाफ जो है वो आपके साथ कम कम से कम 3 प्रोग्राम हम कर चुके हैं। मतलब अब लोगों की जो तवज्जो है ज्यादातर वहां पे है। मैं आपको जो सवाल है ना कि भाई ये जो बांग्लादेश के जो कोटा वाला सिस्टम है ये पाकिस्तान में चल रहा है, ये भी गलत है। यानी इसमें कई दफा लिखा भी है, कहा भी है, टीवी इंटरव्यू कहीं ज्यादा वहां भी हो रही है, लेकिन ये कोई पता नहीं होता आप कौन सा जो है वो कौन सी चिंगारी जो है वो बढ़ के शोला बन जाए। और ये फिर सर ऐसा सिर्फ शोला बन कोटा जाए कि सिस्टम की बात ही नहीं, हमने पिछला प्रोग्राम जो किया था आप सोलर पैनल्स की ही बात कर लें कि जी जी जो मुक्तदिर लोग हैं, जो अशराफियाँ हैं, जब उन्होंने उनकी फैमिलीज़ या उनके मेंबर्स सोलर पैनल्स उनके आने होते हैं तो सब्सिडीज़ मिल जाती हैं, हर चीज़ खुल जाती है, मगर आम आदमी बेचारा उस कारोबार में भी नहीं हाथ डाल सकता। एंड आई गेव यू एन एग्जांपल, मेरे अपने ऑफिस में शख्स है जिसके दोस्त ने, क्योंकि कनाडा बहुत बड़ा सप्लायर है सोलर पैनल्स में, आप यकीन कीजिएगा कि वो आदमी कभी भी, वो लड़का जो कराची में रहने वाला है, कभी भी वो सोलर पैनल नहीं ले सकता कि उस पर उसे ड्यूटियाँ ही उसको इतनी पड़नी है कि उस आदमी लड़के ने मुंह के बल गिरना है। आप सिर्फ कोटा सिस्टम जॉब की बात ना करें, आपकी आला जॉब्स में आला अफसर फ़ौज के जब रिटायर हो जाते हैं, अपनी पूरी पेंशन लेते हैं और उसके बाद वो वहाँ आ जाते हैं। आप एडहॉक पे जजेस ले आते हैं, आप अपने रिटायर्ड जजेस को लेके आ रहे हैं, जो नीचे वाले जजेस हैं उनको आप ऊपर लेके जाने के कायल नहीं हैं। आप अदरवाइज़ अगर तकर्रियों के बारे में भी देख लें तो वहाँ पर भी कोटा सिस्टम है, सिफारिश और रिश्वत के ज़रिए ही पोजीशन मिलती है। जिस आदमी के पास पैसा नहीं है, ना वो अदालत लड़ सकता है, ना वो केस जीत सकता है, ना वो अपने बच्चे का इलाज कर सकता है। मैं अब आपको फ़ोन दिखाती हूँ, मेरे फ़ोन में 4 लोग ऐसे हैं कि एक औरत का बच्चा कैंसर से कीमो होने वाली है, उस औरत ने मुझे अपने बच्चे की तस्वीर भी भेजी है, उसके पास पैसे भी नहीं है बच्चे की कीमो कराने के लिए। और मैंने हर एक को ये जवाब दिया, व्हाई डोंट यू होल्ड अकाउंटेबल टू योर पॉलिटिशियंस। तो वो लोग आपको अकाउंटेबल करेंगे, वो लोग आपके घरों का सामान उखाड़ उखाड़ के लेके जाएंगे। आज हसीना वाजिद तो चली गई, उनकी पार्टी के तकरीबन 49 बंदे हैं जिनको कुट कुट के मार मार के इन्होंने मार दिया है, क्योंकि उन बच्चों की भी वो भी वहशी बन गए। मेरा कंसर्न सिर्फ ये वाला है, अगर आप बिहाइंड द डोर मुलाकात कर रहे हैं, अगर आप अपनी गलती करने के बाद अपनी फेस सेविंग करना चाहते हैं, तो बिल क्लिंटन कम ऑन द टेलीविजन, आंख से आंख मिलाएं कि यस वी डिड मिस्टेक एंड नाउ विल डू द राइट थिंग। क्या आप ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आप ये, मेरा ख्याल है कि आपका ये प्रोग्राम देखा जाता है, आपके इस सवाल में तो पहुंच गए होंगे। मैं इन्हीं सवाल का जवाब 2 दिन पहले एक टीवी मीडिया पे, मैं जो इंटरनेशनल मीडिया पे जो मैं बात कर रहा था, मेरा यही इन्हीं बातों पे जवाब हो रहा था कि पाकिस्तान की जो जुल्म हाली है, अभी बांग्लादेश की बात वहां पे नहीं हुई थी, बांग्लादेश के वाक़े से 1 दिन पहले की बात मैं कर रहा हूँ। तो इसी में बात हो रही थी कि पाकिस्तान को जिस कदर मुश्किल हालात में 2-4 कर दिया गया है। लोग देखिए, मैं आपको बात, किसी ने पूछा था भूखे हमसे 2 और 2, उसने कहा 4 रोटियां। अभी पाकिस्तान के अंदर जो ज्यादा मसाइल जो है ना, मतलब है वो है कि खर्चा चल नहीं रहा, कैसे किया जाए, गर्मी शदीद है, फिर बारिशें होती हैं इतनी ज्यादा कि बारिशों का अलग से नुकसान हो जाता है, और काम धंधा जो खत्म होता जा रहा है। लोग जो लोग हैं वो तो फिर लूटने पे आ जाएंगे, ये किसको नहीं पता। अब आप ये देखिए ना, खुदा ना करे कि वहां पे जो बड़े लोग हैं उनको कुत्ते जो दूध भी है, और गरीब का जो बच्चा, जैसे आप कीमो की बात करें, कीमो भी नहीं हो रहा, तो वो क्या करेंगे आखिर में? वो मैदान में निकल आएंगे, वो कहेंगे हम खुद मर जाते हैं। आपको याद नहीं कि आपको मैंने मजमून भेजा था कि लोग जो है फिर खुदकुशी नहीं करेंगे, तो खुद कुछ बम्बार बन जाएंगे। आपको लिखा, तो आपके तमाम सवालों को जवाब उस कॉलम में तो आ गया हुआ है, जो मैंने हफ्ता पहले आपको भेजा था। तो जो जितनी भी आपने बातें की हैं, बिल्कुल सही बातें की हैं, ये सही मसाइल आपने उजागर किए हैं। खुदा करे कि आपकी ये बातें फिर वो सुने। मसला तो ये है कि ये नहीं खाली वो सुने, खुदा करे कि इसके हल की तरफ तवज्जो दे। इस मुल्क के खुदा ना करे को और ऐसा हंगामा ना हो जाए, ऐसा ब्लड शेड ना आ जाए, मतलब है किसी संभालना मुश्किल हो जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, मैं यहाँ से आपको लेके जाना चाहती हूँ। मुझे लगता है ये 21वीं सदी भी है और दुनिया में
आप ही का एक आर्टिकल निकालने की कोशिश करी थी। मुझे बड़ा प्यारा लगा आर्टिकल, मैंने जब उसको पढ़ा। मगर हम में से हर आदमी जो है ना, वो हर चीज़ को किसी न किसी, बहुत से लोग भुट्टो साहब के मारे जाने के बारे में ये कहते हैं कि उन्होंने कोई और शायद गलत फ़ैसला किया था तो उनकी इबरतनाक मौत हुई। आपका एक बड़ा खूबसूरत आर्टिकल आज मेरे से कि जिसमें आपने लिखा कि फिर चिरागों में रोशनी ना रही, और आपने कहा कि कौमों की ज़िंदगी में 50 और 100 साल लम्हों पर मुहित होते हैं। मेरे लिए 50-60 साल गुजारना मौत बन गया, मगर कौमों की ज़िंदगी में 50-60 साल लम्हों पर मुहित हुआ करते होते हैं। जिसमें आपने बांग्लादेश की पूरी स्टोरी का भी जिक्र किया, और जनाब 75 में मुजीबुर रहमान से लेके आप तशरीफ़ लाए हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, उनके भाइयों की असैसिनेशन तक आप तशरीफ़ लाए हैं। आज देयर वॉज़ अ टाइम के बरतानिया से सूरज चढ़ा करता था और बरतानिया में ही सूरज गुरूब हुआ करता था। जर्मनी की आप बात कर लें, आप फ्रांस की बात कर लें कि फ्रांस और जर्मनी ने मिडल ईस्ट का नक्शा बदल के रख दिया था, और फिर ताकत में आया था अमेरिका। आज वो G7 कंट्रीज़, जो एक वॉर हुई थी जब यूक्रेन की, तो इनके एक जर्नलिस्ट ने लिखा था, ओह दीज आर द पीपल विद द ब्लू आइज़ एंड ब्लॉन्ड हेयर, जिसमें उसने अगर यमन की लड़ाई होती है या अफ्रीका की लड़ाई होती है या अफ़गानिस्तान की लड़ाई होती है तो उनको थर्ड वर्ल्ड नेशंस के लोग समझते हुए धतकारे हुए लफ्ज़ों से उनका इस्तेमाल किया था। आज जर्मनी में फसादों की जड़, फ्रांस की अगर ज़िक्र कर लेते हैं तो फ्रांस में रिसेंट इलेक्शन पे भी पुलिस को नामज़द किया, अपॉइंट किया गया था, और क्या बुरा हाल और बौंके दिहाड़े थे। आज इंग्लैंड की अगर मैं बात करती हूँ तो इंग्लैंड में शदीद हंगामे जारी हैं। क्या कहानी इंग्लैंड सुना रहा है? ये वो मुल्क है जिसकी सल्तनत पे कभी सूरज गुरूब चढ़ता भी इधर से था तो गुरूब भी इधर से होता था। किस तरफ को चल पड़ा है इंग्लैंड? देखिए, बात यह है कि ये पहली दफ़ा आज टीवी, जब आप तो माशाल्लाह खुद खबरों की दुनिया में रहती हैं, मुझसे ज़्यादा बाखबर भी हैं। आप देखिए, कल पहली दफ़ा बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म ने, अभी महीना तो हुआ, अभी तो पूरा महीना भी नहीं हुआ, उसे 2-3 हफ्ते हुए आए हुए, तो उसने पहली दफ़ा 70 सालों में पहली दफ़ा किसी वज़ीर-ए-आज़म ने फ़ौज को मुकम्मल तौर पर तैयार रहने का हुक्म दे दिया है कि सड़कों पर आने के लिए। और ये शुरू हुआ था हमारे यहाँ हल, मैनचेस्टर के पास एक इलाका है हल, वहाँ पे बरतानिया के लोगों ने, बरतानिया हुकूमत ने, जो असाइलम सीकर्स थे, क्योंकि लंदन बहुत महंगा है, यहाँ पे किराए बड़ी महंगे हैं, रहायश बड़ी महंगी है, तो उन्होंने वहाँ हल जो है इसके मुकाबले में देहात सस्ता है, तो वहाँ पे कुछ होटल हायर किए थे, 5-6 होटल, जहाँ पे जितने असाइलम सीकर वहाँ पे भेजे हुए थे। तो सबसे पहले हमला वहाँ पे हुआ, उन पे हुआ, मारा गया, एक बच्ची को मार दिया गया बकायदा तौर पर, जो असाइलम सीकर की बच्ची थी उसे मार दिया गया, अफगानी बच्ची थी। और दूसरा और भी आगे ये शुरू हुआ, उससे बढ़ता बढ़ता फिर ये और पिछले फिर शहर में आ गया। और आज की कैफियत ये है कि आज ये लंदन, 2 दिन पहले लंदन में भी आ चुका है, ये राइट्स लंदन में आ चुके हैं, नॉर्थ लंदन के अंदर राइट हुए हैं। ऑक्सफोर्ड, मेरे दाएं हाथ भी, यानी मेरे जिससे मेरा आपके तो चेहरा इस तरह नॉर्थ लंदन है, और पीछे मेरी पुश्त ऊपर ऑक्सफोर्ड है, वहाँ भी ऑक्सफोर्ड हुआ है। आज मुझे मुसलसल खबरें आ रही थी, और आज देखिए कि बाकायदा तौर पर अब हमारी कमेटी ने बैठ कर ये सोचना शुरू कर दिया है कि किस तरह इस अफरियत का किस तरह मुकाबला किया जाए। बच्चों को स्कूल भी, अभी तो बच्चों को छुट्टियां हैं स्कूलों के अंदर। अभी यहाँ पे कुछ इलाके ऐसे हैं, बिजनेस के इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बिल्कुल एशियन है। मिसाल के तौर पर साउथ हॉल है हमारे पास, ग्रीन स्ट्रीट है, ईलिंग है, बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बाकायदा तौर पर एशियन में बात यह है कि उसमें पाकिस्तानी भी है, इंडियन भी है, एशिया के उन लोगों ने कारोबार कर रखे हैं, दुकानें हैं छोटी छोटी, या दूसरी बड़ी बड़ी दुकानें भी है, स्टोर भी है। अब मसला ये है कि यहाँ भी एक तफावत तो, एक फर्क तो आ चुका है। वो जब ये देखते हैं कि एशियन जो है बड़ा वेल ऑफ है, इसके पास गाड़ी बड़ी अच्छी है, इसके घर बड़े अच्छे हो गए, या दुकानें कारोबार कर रहे हैं, खुद उनके पास कुछ नहीं है। अब मसला ये है कि ये लोग जितने भी आए हैं बाकायदा तौर पर यहाँ मेहनत करते हैं। आपको पता है यहाँ टैक्स का सिस्टम है, ये लोग टैक्स देते हैं, हम लोग टैक्स दे के अपना जिंदगी गुजारा करते हैं, मेहनत से मकान लेते हैं, मकानों की मॉर्गेज दी जाती है, सारे काम करते हैं हम लोग। लेकिन ये इसके पीछे जो एक नई थ्योरी जो सामने आ रही है आस्ता आस्ता, अगर आप मुझसे कहेंगे इसको मैं कंफर्म कर दूं, ये कंफर्म इसलिए नहीं हो सकती, जो रियासती तौर पर जो कॉन्स्पिरेसी चलती है उसके सबूत पीछे छोड़े नहीं जाते।
आपको याद होगा कि अक्टूबर से इसराइल की गजा में जो है उस बुरी तरह जंग हो रही है, जो कुछ कर रहा है वो आपके सामने है, दोहराने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे सारी दुनिया में मुजाहरे हुए, आपके कनाडा में मुजाहरे हुए, अमेरिका में हुए, बरतानिया में कुछ ज्यादा मुजाहरे हुए इसराइल के खिलाफ। अब इसराइल बरतानिया के बारे में इतने बड़े हंगामे देख के बौखला गया है। उसने कभी इतने बड़े हंगामे हुए हैं इसराइल के खिलाफ, लेकिन इतने हंगामे कभी नहीं हुए कि इसमें खुद इसराइली शहरी शामिल हो जाए, खुद अंग्रेज उसमें आ जाए, बड़े पढ़े लिखे लोग आ जाए, मतलब टीचर्स वहां पे आ जाए और इसराइल की तरह खुलेआम जो है उसकी जो है मजम्मत की जाए। अब बाकायदा तौर पर अब आप ये देखिए कि अब एक जंग का दायरा कर वहां बढ़ाया जा रहा है ईरान के साथ। ईरान के अंदर जो आप देखिए जो गजा के जो इस्माइल हानिया उन्हें शहीद कर दिया गया। और अभी तक इसराइल ने खुल के तो बात नहीं की, लेकिन ईरान ने खुल के कह दिया, उसको जिम्मेदार ठहरा दिया कि उसने कहा हम इसका बदला भी लेंगे, करेंगे। और थोड़ा सा मामला हुआ भी उससे पहले, इस्माइल हानिया के वहां पे यानी ईरान के सदर के हल्फ ठंड से दो दिन पहले बाकायदा तौर पर हिजबुल्लाह के साथ झड़प हुई। शाम के अंदर बकायदा तौर पर मिसाइल फेंके गए, हिजबुल्लाह के ऊपर एक लीडर था उसको मार दिया गया, शहीद कर दिया गया। इसराइल फिलिस्तीन के 2 लीडर थे, उनको शहीद कर दिया गया। अब ये लड़ाई इसलिए बढ़ाई जा रही है कि क्योंकि अब वो एक और काम करना चाह रहे हैं बकायदा तौर पे, ताकि मैं इसके बाद फिर मैं कहूंगा कि वो ने फिर ये एक गुस्सा ये भी है कि हमारी मर्जी के बगैर तुमने ईरान ने और सऊदी अरब ने यमन के अंदर जंग बंद कर दी, ये कैसे मुमकिन है? हमारी खेती। चाइना जिंदाबाद, चाइना जिंदाबाद। अच्छा, अब ये है कि ये भी सारा मामला है। अब आपने इस बात पे ये सवाल नहीं किया मुझे कि सारी दुनिया ने इस्माइल हानिया के कत्ल की मजम्मत की है, चीन ने नहीं की। चीन बिल्कुल नहीं बोला इसके अंदर। आप क्या समझते हैं कि चीन नहीं समझता कि ज्यादती हुई है? चीन बोला नहीं इसके अंदर। चीन के काम बड़े सॉलिड है। मैंने कई दफा कहा कि चीन नेवर पुट देयर फीट इन द मड। वो जो काम करता है, अमल करता है, ऑलवेज कीप दैट कार्ड विद हिज चेस्ट। उसका ये विषय जितनी भी, मैं उसकी वक्त नहीं है, मैं आपको उसकी कई और मिसालें भी दे सकता हूँ चीन के बारे में, लेकिन ये भी एक खदशा था। अब जंग को बढ़ाया जा रहा है। अब ईरान ने जब ये ऐलान किया, खामनेई ने बकाया तौर पे इजाजत दे दी है कि इसराइल पे हमला किया जाएगा, लेकिन वहां पर वक्त अपनी मर्जी का वक्त देखेंगे, अपनी मर्जी की जगह देखेंगे, उसमें हमला किया जाएगा। अब उनको इस बात का खदशा, उसके बाद फौरी तौर पर आप देखें तो कुवैत की तरफ से, उर्दू की तरफ से बयान आ गए कि कोई भी मिसाइल या कोई भी रॉकेट जो है हमारी सड़क ऊपर से गुजर नहीं देंगे। ये भी सामने आ गया। और इसके बाद देखिए इराक के अंदर जो अमेरिकी अड्डा है उसके ऊपर हमला हुआ। आप दूर ना जाए, जर्मनी के अंदर 23 जो इमाम बारगाहें थी उनके बकायदा तलाशी ली गई, बकायदा तौर पर बंद कर दिया गया। ऐसा ही मामला यहां भी हो रहा है। जहां जहां यूरोप के अंदर जितनी ईरानी बारगाहें जितनी भी हैं, मतलब उसमें लाजिम बात है अहले तशय्युअ हज़रात, उसमें अहले तशय्युअ खाली ईरान के तो नहीं है, पाकिस्तान के भी हैं, हिंदुस्तान के, सबके हैं, लेकिन ये कि उनको बकाया तौर पे इन्होंने उस पर नजर रखी हुई है। यानी गोया ये एक अमकान, एक खदशा पैदा हो गया है। ये तमाम खदशात के यानी सामने रखते हुए आप ये सोचिए, जो थ्योरी जो आपके सामने मैंने भी रखी है, वो ये कह रहे हैं कि ऐसा हो कि यहाँ पे भी एक ऐसा फसाद पैदा किया जाए, अगर जंग बार कल जोर पकड़ती है तो फिर यहाँ भी जो लोकल लोग हैं, मतलब वो इन लोगों के खिलाफ कुछ खड़े हो जो कि इसराइल के खिलाफ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। मैं अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ख़बरों को तोड़ना मरोड़ना बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। आपको भी पता होगा कि अडयाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात होती है, एक ब्रिगेडियर साहब की, अल्लाह का नेक बंदा, जिसका मैंने प्रोग्राम के शुरू में भी कहा था कि अगर आप मुलाकात कर रहे हैं तो आप आंखों में आंखें डाल के कह दें, बात कर लें, कोई बात नहीं। तो इमरान खान ने उनसे कहा कि आप कुरान को ज़ामिन करके कह दें कि 9 मई मैंने कराया। उन्होंने कहा मैं ये तो नहीं करूँगा। इमरान खान ने कहा तो फिर मैं माफ़ी भी नहीं मांगूँगा। आज जब उन्होंने कहा है कि मैं मशरूत माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ कि आप प्रूव कर दें कि 9 मई का वाक़या हमने किया। मेरे 3 सवाल। पहला सवाल आपसे ये है, 9 मई से लेके आज 6 अगस्त आ गई, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 1.25 साल हो गया। आज तक कितना बैड सिस्टम है उस मुल्क का कि दे कुडंट प्रूव कि वो 9 मई का सानिया कराने वाले कल्प्रिट्स कौन थे। ठीक, सिस्टम उनका, PDM 1 उनकी, PDM 2 उनका, फौज उनकी। नंबर 2, इमरान खान साहब ने कहा, अब जब उन्होंने मशरूत माफ़ी मांगी, उन्होंने कहा मशरूत माफ़ी आप प्रूव कर दें कि वो हम थे और उसकी बेनिफिशरी हम थे, मैं माफ़ी मांग लूँगा। आप मुझे ये बताइएगा कि
ये तो फिर वो गलत साबित हो जाएंगे, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? पहली बात तो आप ये है कि आप सोशल मीडिया की खबरों पर यकीन ना किया करें। आप क्या समझते हैं कि सर मैं वहां सोशल मीडिया पे यकीन नहीं करी, मेरे सामने न्यूज़ है, मैं आपके साथ न्यूज़ शेयर कर। बात तो सुनते, नो नो, खबरों पे मगर आपने मुझे कहा मैं खबरों सोशल मीडिया बिल्कुल नो नो, आपने मुझ पे एलिगेशन लगाया कि एलिगेशन सोशल नहीं मीडिया लगाया, पे एलिगेशन आप लगाया, बिलीव मैं ना तो किया करें। बर्दाश्त कर। मेरे पास राइट न्यूज़, डॉन, बीबीसी, वॉइस ऑफ अमेरिका, सारे के सारे मेरे सामने है। उन्होंने कहा मशरूत माफ़ी मांगने का ऐलान उन्होंने किया। मशरूत माफी की बात मैं नहीं कर रहा, मैं आप कह रहा हूँ कि आपने ब्रिगेड से कहा कि भी कुरान को जमर करके कह दें, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। मतलब मैंने ये सोशल मीडिया से नहीं क्या सुना। नहीं, मुझे बताए कौन आदमी उस मीटिंग के दरमियान मौजूद था जिसने कोई आपकी भी आंखें मौजूद नहीं था, मगर मुझे बात करने देना, आपने सवाल कर लिया, मेरी बहन सवाल कर रही, मैं आपको एक एक लाइन दे रहा हूँ, मतलब उसमें आपका इत्तेफाक, आपका और आपके सुनने को इत्तेफाक होना या ना होना एक अलग बात है, मैं अपनी अपनी राय दे रहा हूँ। वहां तो कोई आदमी मौजूद नहीं था, वो तो 1-to-1 मुलाकात थी। या वो मुलाकात याद हुई कि इमरान का बयान हो, इमरान खान का, हाँ मेरे पास आया था, मैंने ये बयान दिया, वो बयान तो नहीं है। इमरान के साथ मनसूबे के बयान कहा जा रहा है, मतलब ये बात भी ब्रिगेडियर ने कहा तो बयान देना ही नहीं ना, उसका बयान है, ऐसी बात है। हाँ मुलाकात आप हुई है। कसम खा के कह सकते हैं कि ब्रिगेडियर की मुलाकात नहीं हुई? मैं तो ये कह ही नहीं रहा, मैं तो सुने ना, मैं जो बात कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ जो मुलाकात हुई है, उसकी मुलाकात में जो गुफ्तगू हुई है, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। उससे आप क्यों कसमें खिलवा रही है? मतलब मैं क्यों कसम खाऊं के लिए? आप भी अल्लाह के नेक बंदे हैं, ब्रिगेडियर साहब भी अल्लाह के बात नेक ये बंदे थे, उन्होंने भी कहा कि भी मैं कसम मैं नहीं खाता। आपको सुनिए मुझे, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आका की एक हदीस आपके सामने रख देता हूँ, उसकी रोशनी में बात कर लेते हैं। अच्छा नहीं नहीं, मुझे आप ये बात करें ना कि उसने नहीं नहीं कहा है नहीं, नहीं आप हदीस सुननी पड़ेगी आपको। हदीस जो मैं आपको बता दूं, कहते हैं कि वो उस आदमी के झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि वो सुनी हुई बात को बगैर तहकीक के आगे पहुंचा दे। मैं तो बगैर तहकीक की, मैंने तो आपसे आपसे मैं कहा आप आपको कसम खा लेंगे नहीं मिले ब्रिगेडियर साहब। मैंने आपको हदीस सुनाई है। हदीस, मैं उस हदीस का मतन जो है उसके बारे में मैं जिम्मेदार हूं कि मैंने आपको जो हदीस सुनाई है, ये उसका मफहूम पूरी तरह बिल्कुल यही है। मैं ऐसी किसी बात पे तबसरा क्यों करूं जिसके मेरे पास कोई तस्दीक ही नहीं है, किसी बात खबर की तस्दीक नहीं है। मैं ये कहता हूं कि मुमकिन है जो आप कह रहे हैं, इससे मामला को और भी आगे बढ़ा हुआ, पता आपको और भी सारा ऐसी कुछ। बात हो, लेकिन ये है कि मेरे पास इसकी ऐसी कोई खबर नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब ब्रिगेडियर की और इमरान की जो मुलाकात हुई है, मतलब है उसके दरमियान तीसरे आदमी को था ही नहीं, को आगे बताए। या हाँ इमरान खान साहब ने अगर ये बयान दिया है, हाँ मैं फिर उसमें तबसरा करने को तैयार हूं। मैं कहूंगा हाँ जी, इमरान साहब क्योंकि खुद उसमें शामिल थे, उनके तो आर्टिकल भी छप रहे हैं बाहर के अखबारों में। उनको देखिए, मैं आज दिन में सोच रही थी इमरान खान साहब को इतनी रिलैक्सेशन है, उनके तो आर्टिकल भी बाहर के अखबारों में छप रहे हैं। देख लीजिए फिर आप, ये तो आप खुद ही कह रही, इसका मैं जवाब क्या दूं? तो फिर फौजी उनके साथ है ना, अंदर अंदर गाते। चले आप एक जगह खड़ा हो गया, अपना स्टाफ एक जगह यार मैं खड़ा खड़ी होगी बात करी, मैंने यही तो आपसे कहा कि भी ब्रिगेडियर साहब बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा मैं नहीं ये नहीं कहता। तो इमरान खान साहब ने अब मशरूत माफी मांगी है, उन्होंने कहा है आप मुझे अच्छा आप मुझे ये बता दें कि आपका सिस्टम कितना बैड है। मेरी आर्मी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्मी ऑफ द वर्ल्ड, हाउ कम दे कुड नॉट प्रूव फॉर 15 months that who is the culprit behind 9th of May? आप मुझसे इस तरह सवाल करती हैं जैसे मैं यहाँ आसम मनीर हर रोज तुम अपने आकाश। अच्छा आप मुझे इसका जवाब तो दे दें, गलती तो समझ आएगी। मैं जवाब देने लगा हूँ ना, आपको जवाब देने लगा हूँ। पहली बात तो ये है कि मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि इन दोनों के आपस में बातचीत शुरू हुई और होनी चाहिए, क्योंकि जंगें होती हैं, आलमी जंगें हुई, लेकिन फैसले फिर बेस पे बैठ के हुए। मुलाकात होनी चाहिए, गुफ्तगू होनी चाहिए, मतलब है। और गुफ्तगू के बाद जब बात चलेगी ना, जो आपस में बात होती है, तो फिर उसमें कुछ और की बहुत सी गिरें खुलेगी और मुल्क की बेहतरी कुछ निकलेगा, बाहर निकलेगा। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि वाकई अगर अभी तक मुझे ये नहीं पता ये साबित कर सके या नहीं कर सके, लेकिन जो मैंने सुना है कि इनके पास मुकदमा पूरे का पूरा तैयार है, उसमें सबूत भी है, सर भी है, 15 महीने में अभी मुकदमा ही तैयार हुआ है। कमाल। या तो मुझे आप बात के क्लाइमेक्स तक जाने दिया करें, आप जाने मुझे देती नहीं है, आप मुझे रास्ते में रोक लेती है। मतलब मैं कहता हूं कि अब होगा क्या कि अब मैं नहीं चाहता कि एक दूसरे को ब्लैकमेल करें,
ब्लैकमेलिंग हो रही है। चलिए, मेरा मुंह आप खुलवाना चाहती हैं, ये मीटिंग आज यही मीटिंग नहीं शुरू हुई, मीटिंगें और भी बहुत जगह हो रही है, मीटिंगें मतलब है इनके आपस में इस बातचीत तय करने के लिए। मैं आपको ये भी बात बता दूं, ये बात मैं वसूख से कह रहा हूं आप लोग, ये बात मैं यानी ये सुनी बात नहीं कर रहा, ये वसूख के साथ मैं आपसे बात कह रहा हूं कि मीटिंगें और भी बहुत जगह हो रही हैं ताकि इस मामले को सेटल डाउन किया जाए। मुल्क से बाहर भी हो रही है, मतलब सारी बातें हो रही है, मतलब कि किस तरीके से इस मामले को खत्म किया जाए। अच्छी बात है अगर ऐसा होता है, मतलब हम नहीं चाहते कि हमारे मुल्क के अंदर जो है मजीद जैसी और फसाद फैले। एक दूसरी बात, अगर तो मैं ये समझता हूं कि 9 मई का एक वाकया तो हुआ है जो सारी दुनिया ने देखा। अब मकसद, हमारा मकसूद ये है कि वो करवाया किसने, आपका सवाल ये, वो किसने करवाया। जो हुआ है वो तो हमारे सामने है, आग लगाई गई कोर कमांडर हाउस को, जहाजों को नुकसान पहुंचाया गया, जो स्टैचू थे जो उनको नुकसान पहुंचाया गया, जो भी हुआ, जितनी भी चीजें हुई, मतलब सारे मुल्क में हुई, रेलवे स्टेशन पे कब्जा किया गया, सारे जितने मामले ये तो हुए। लेकिन मसला ये कि किसने करवाया, कैसे हो गया, तहकीक तो इस बात की होनी चाहिए ना, मतलब है। और वो कहते हैं कि जो एक पार्टी है वो कहते हैं हमारी तहकीक मुकम्मल है। ISPR की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, ये नहीं सेक्रेटरी जो उसने कहा हमारे पास तहकीक मुकम्मल है। अब ये मसला है, ये सिविल हुकूमत का है कि उसे कोर्ट में लेके जाकर इस पर काम करें। उन्होंने सिविल हुकूमत में डाल दिया। सिविल हुकूमत से पूछा गया, तार से पूछा गया, उसने इसका जवाब नहीं दिया, उसने कहा मेरी डोमेन से बाहर है। फिर अरफान सदीकी, उनके जो सेनेट के जो मुस्लिम लीग के जो वहां पे है नुमाइंदे हैं वहां पे, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये मामला इंतहाई सीक्रेट है और इस बहुत से मामला जो है अभी नहीं सामने लाए जा सकते। ये कौम का हक है, कौम आपसे पूछे। अब उन्होंने कहा है, अगर ISPR ने ये कह दिया है कि हमारी तहकीक मुकम्मल उनके हवाले कर दी है, सिविल हुकूमत का काम है कि किया जाए, मतलब है। तो ये सूरत आप भी देख रही है, मैं भी देख रहा हूँ, मतलब है। बहुत शुक्रिया। इसमें से क्या निकालेंगे हम इसके अंदर से? ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक, जो भी आप कहें, तारीख ही मेरी ऐसी भरी हुई है। डॉक्टर समीउल्लाह मलिक साहब से हमने आपकी बातचीत कराई। दुनिया के बदलते हालात ना मालूम हमें किस समत लेके जाएंगे। खुदा करे कि पाकिस्तान की जो इशराफिया है और अहले इक़्तिदार लोग हैं तरस खाओ पाकिस्तान के ऊपर, मगर अब हालात बांग्लादेश के देखने के बाद ये तूफ़ान रुकेगा नहीं। आप देखिएगा, यूथ जर्मनी का देख लें, यूथ इंग्लैंड का देख लें, यूथ आप अमेरिका का देख लें, अभी ये कनाडा की अगर मैं बात करती हूँ, कितना अरसा आप यूथ ने यूनिवर्सिटीज़ के सामने कैंप्स लगा के रखे हैं, महीनों तक ये कैंप्स लगा के रखे हैं। तो मत समझिएगा पाकिस्तान में अगर 80% तालीम याफ्ता लोग नहीं है ना, तो वो तो बिल्कुल ही वैश्यों की तरह आप लोगों के साथ। मैं आपकी वजह से इस बात की मुकम्मल तौर पर तायद करता हूँ कि कब क्या हो जाए ये किसी को खबर नहीं। बहुत शुक्रिया, समझ लो, अभी भी समझ लो। डॉक्टर समीउल्लाह मलिक साहब से हमने आपकी बात कराई। देखिए साहब, हो सकता है बहुत सी जगहों पे डॉक्टर साहब का अपना रवैया, डॉक्टर साहब का अपना तरीक़ाकार है, मेरा अपना तरीक़ाकार है। मैं सच की खोज में हूँ। आई लव पाकिस्तान, दैट्स इट, पीरियड। अगर आप मुझे एक मैंने अपनी सोल को ना कभी किसी को स्क्रैच करने दिया और ना मैं किसी को स्क्रैच करने दूंगा। अगर आप मुझे 1 मिनट दे दें तो मैं 1 मिनट में बात अपनी खत्म कर दूंगा। आपने मेरे जिस आर्टिकल का जिक्र किया, ये उसमें तारीख आपने नहीं देखी, ये 2007 में लिखा था। मैं एग्री करती हूँ सर, आपने 2007 में आपने उसमें एक लफ्ज़ किया, मैं बल्कि अक्सर औकात जमात अहमदिया वालों ने को इसको किसी और लिहाज से, मतलब हम हर चीज़ से सबक नहीं सीखते, हम उसको कोई ना कोई वजह दे दिया करते होते हैं। अगेन मैं, क्योंकि आई रिप्रेजेंट एवरीबडी, इसलिए मैंने ये लफ्ज़ कहा। मुझे आपका आर्टिकल बहुत प्यारा लगा, मैं इसको डेफिनेटली कवर करूँगी। तो आपने आखिर में जब वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उनके आखिर में लिखा कि ये यानी पाकिस्तान की तरफ 4 अप्रैल 1979, ये और ये तब की बात है जब मुजीबुर रहमान साहब का वाक़या हुआ था। मेरा ख्याल है तब आपने ये आर्टिकल लिखा था और आज आप उसको कर रहे हैं। और जनरल याहिया खान 10 अगस्त 1980 फालिज की हालत में डेथ हुई। जुल्फ़िकार भुट्टो के छोटे बेटे नवाज़ भुट्टो 18 जुलाई 85 को फ्रांस में पुरसरार मौत का शिकार हुए। बेनज़ीर के दौरे इक़्तिदार में उनके बाप की आखिरी निशानी मीर मुर्तज़ा भुट्टो 20 सितंबर 1996 में पुलिस मुकाबला में मारे गए और असली कातलों का आज तक भी सुराग ना मिल पाया। लेकिन आज भी उंगलियां उनके ख़ानदान के एक फ़र्द पर उठ रही हैं। बेनज़ीर के भुट्टो के कत्ल 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में हुआ। ये पाकिस्तान को तोड़ने वाले किरदारों की गैर तबई और दर्दनाक मौत की खबरें हमें इबरत का सबक
सुना रही हैं, जिसमें तोड़ने में आपने शेख मुजीबुर रहमान, उनके ख़ानदान के अफराद, 15 अगस्त 1975 अभी हसीना वाजिद का जो वाक़या हुआ है वो भी अगस्त का महीना ही है, उसमें ये वाक़या हुआ। तो आपने कहा जिन्होंने पाकिस्तान के साथ ज़्यादती की उनके साथ ये हुआ। जमात अहमदिया वाले अपने लिहाज से जोड़ते हैं, मैं ये कहती हूँ कि मेरे मुल्क का बहुत बड़ा हरज है, बहुत बड़ा हरज है, और मेरे मुल्क का हरज है। खुदा करे कि वो लोग जो पॉलिटिशियंस को काम नहीं करने देते, और वो पॉलिटिशियंस जो इक़्तिदार की हवस में, अपना देखिए 29 दिसंबर 2007 को ये कहा था कि वक्त दूर नहीं जब ये कातिल हसीना वाजिद जो है इसको भी मुल्क से भागना पड़ेगा, और इसके अपने बाप के जो बड़े बड़े बुत बनाए हैं इसको लोग पाश कर देंगे और इस पर जूतों की बारिश होगी। बिल्कुल आपने इसमें लिखा है, बिल्कुल लिखा है। आप क्या पेशीन गोई करते हैं आज जो लोग इक़्तिदार में हैं और जो पाकिस्तान के साथ जो सलूक कर रहे हैं, आप इनके लिए क्या पेशीन गोई करते हैं? यही कुछ होगा पाकिस्तान, क्योंकि एक मोजाती रियासत है, पाकिस्तान के साथ जो जो ज्यादती करेगा उसका बुरा हाल होगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर समीउल्लाह मलिक साहब, आपकी शमूलियत का बहुत शुक्रिया। चंद कमर्शियल, विल कम बैक, प्लीज़ स्टे ट्यून्ड।